नमस्कार। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एक और वादा अपना पूरा कर दिया है। अब से थोड़ी देर पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिक संशोधन कानून का नोटिफिकेशन यानी सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के प्रावधान किए गए हैं। सीए लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल समेत जगह जगह से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसे आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लोगों का उत्साह साफ नजर आ रहा है। जहां नागरिक संशोधन कानून लागू होने का जश्न मनाया जा रहा है, लोग यहां पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर नाचते, खुशियां मनाते, उल्लासित भाव से अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़े आप देख सकते हैं। मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हो गई है और जिसका बरसों तक इंतजार था, पीढ़ी दर पीढ़ी 7 दशक तक जिन हिंदुओं ने, जिन अन्य अल्पसंख्यकों ने, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों ने इसका इंतजार किया था, 7 दशक बाद उनकी इच्छा अब पूरी होती दिखाई दे रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीए को लेकर प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर कोई भी भेदभाव होता है तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ममता बनर्जी शुरुआत से ही सीए को लागू करने का विरोध कर रही थी। कुछ दिन पहले भी उनका बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सीए लागू हुआ तो उसे बंगाल में लागू वो नहीं करेंगी। और इसी बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीए को लेकर प्रतिक्रिया दी है। इस वक्त की ताजा खबर है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर कोई भी भेदभाव होता है तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं बीजेपी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, आदरणीय गृहमंत्री जी ने पहले ही बताया था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले सीए का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाएगा, तो चालू हो गया। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है, सब आनंद में है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रहा है, यही तकलीफ है उनको। तो सीए आंदोलन को लेकर क्या भारत में आने वाले समय में देश में क्या हलचल हो सकती है, क्या असर हो सकता है, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं और किस तरह से जो अल्पसंख्यक हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के, उन्हें क्या सुविधाएं मिलेंगी, इन सब इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है खास मेहमान। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाश चंडालिया जो सीधे कलकत्ता से हमारे साथ हैं, वहीं ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी हमारे साथ हैं, वहीं गुवाहाटी से देवाशीष और दिल्ली के मजनू टीला से ऋषि कुमार हमारे साथ हैं, वहीं कलकत्ता से प्रसिंजित बख्शी हमारे साथ थोड़ी देर बाद होंगे और वहीं मुंबई से योगेश सीतल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामकृपाल जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा कि बहुत दिनों से, पिछले 5 साल से चर्चा हो रही थी कि 2019 में जो बातचीत शुरू हुई थी वो अब 2024 में उसका नोटिफिकेशन आता है, तो इसको लेकर क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और आम जनता में क्या प्रतिक्रियाएं अभी सामने आ सकती है, क्योंकि ठीक 2024 का चुनाव सामने खड़ा हुआ है और 2019 में जो हमने मंजर देखा था उसे लेकर यह सवाल मौजूद बनता है। रामकृपाल जी। जी देखिए, देर आए दुरुस्त आए। 2019 में ही एक कानून बन गया था, देश का कानून था जी। उसके लागू करने की जो मॉडलिटीज होती हैं वो फाइनल हो गई और ये लागू हो गया। ये पहले से ही कहा जा रहा था कि देखिए, ये हमारे पड़ोसी देशों के वे लोग जो हिंदू हमारी ही जन्मभूमि के, इसी मातृभूमि के पहले कभी रहे हैं, लेकिन वो अलग हो गए और ऐसे मुल्कों में चले गए जहां वो माइनॉरिटी थे, जिनके साथ अत्याचार हुआ और वो भाग करके अपने मुल्क में, अपनी धरती में आ गए कि चलो हम वहीं चलते हैं। लेकिन जो गांधी जी भी पहले कह गए थे कि अगर इन मुल्कों में बसे लोग प्रताड़ित किए जाएंगे तो उनको ये देश स्वीकार करेगा। ये मूल भावना तब से रही। नेहरू ने भी इस बात को माना और खुद मनमोहन सिंह पार्लियामेंट में बात कर चुके थे कि इन देशों के जो हिंदू, बुद्ध, बौद्ध, सिख, ईसाई ये लोग हैं, अगर इनके साथ किसी तरह का भेदभाव, इनको प्रताड़ित किया जाता है तो इनको नागरिकता दी जानी चाहिए। वो काम मोदी जी ने पूरा किया है। ठीक। और जब ये पास हुआ तो इसको लेकर के तमाम आशंकाएं पैदा की गई, तमाम तरह के विरोध, नकली विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। लेकिन अब धीरे धीरे जब लोगों की समझ में आ गया कि भाई हमारा ही एक भाई बंधु है जो यहाँ आके पड़ा हुआ है, वो अपने बैंक में खाता नहीं खोल सकता, अपने बच्चे को पढ़ाई नहीं कर सकता,
वो यहीं रहते हुए, अपनी ही धरती में रहते हुए वो पराया हो गया है, जबकि तमाम तरह के अवैध घुसपैठी आकर के वो सारे लाभ ले रहे हैं। तो मेरा ये कहना था कि वक्त लगेगा, जनता जैसे धीरे धीरे समझेगी। मैंने अभी कहा कि ऐसे लोगों का जो अप्लाई कर रहे हैं। रामकृपाल जी, बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। प्लेटफॉर्म एक्स यानी एक्स ट्विटर पर बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर यह कहा है कि जो कहा सो किया। मोदी सरकार ने नागरिक संशोधन कानून की अधिसूचना जारी कर पूरी की अपनी गारंटी, यानी जो कहा सो किया। हमारे साथ प्रकाश चंडालिया जी भी मौजूद हैं कलकत्ता से, वो सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देश की नजर जब सीए का पूरे मुद्दे पर जब ताजा बातचीत चल रही थी कि ये नोटिफिकेशन आ सकता है, तो सभी की नजर, पूरे देश की नजर इस वक्त बंगाल पर लगी हुई है। और बंगाल से पहली प्रतिक्रिया ममता बनर्जी की सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि हम भेदभाव को स्वीकार नहीं करेंगे। तो अगले 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे बंगाल में क्या नजर आ सकता है? प्रकट जी, बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया है। वे संविधान के एक बहुत बड़े पोस्ट पर है और एक बहुत मजीबी राजनीतिक खिलाड़ी। उनसे ये अपेक्षा नहीं थी, लेकिन अपनी राजनीतिक मजबूरियां होती हैं और लोकसभा के चुनाव भी सामने हैं। जिस दिन से सीए की बात चल रही थी, तब से लेकर ममता बनर्जी ने आज तक इसका विरोध किया है। इसकी बुनियादी चीज आप समझने की कोशिश करें कि कल ममता बनर्जी की पार्टी ने जब प्रत्याशियों की घोषणा की थी, उस दौरान ब्रिगेड परेड ग्राउंड के भाषण में प्रसन्नजीत दा भी मौजूद थे। और वे जानते हैं कि एक शब्द इस पार्टी को बहुत प्रिय है और वो शब्द है बहिरागत। बहिरागत यानी बाहरी। जी, बाहरी। यानी जो लोग बंगाल के नहीं है, उनको ये बाहरी मानती है। जबकि पूरे देश की जितनी मुख्तलिफ पार्टियां हैं, लेकिन ये क्या वजह है कि जो बांग्लादेश के लोग हैं उनको बाहरी नहीं मानती? कुछ खास तो आश्चर्य की बात है। यही तो आश्चर्य की बात है प्रखर जी कि 34 वर्षों के वामपंथी शासन में यहाँ आप जानते हैं कि बंगाल की जो सीमा है भूटान, नेपाल के साथ साथ बांग्लादेश से लगती है, जो एक मुस्लिम प्रधान देश है। और वहां से काफी संख्या में, हजारों नहीं बल्कि लोग कहते हैं कि लाखों की संख्या में घुसपैठी वहां से नहीं, संसद में माना गया 3 करोड़ का आंकड़ा जो था वो दिया गया था बांग्लादेशी घुसपैठियों का। हाँ, और उन्हें वह बहिरागत नहीं मानती हैं और ये फर्जी आधार कार्ड दिया गया है, वोटर कार्ड उनके बने हैं। और चूंकि वो सत्तारूढ़ पार्टी के सिंपैथाइजर होते हैं, उनके प्रति कोई बात नहीं है। और आज जो हमारे ही अपने देश के जो अपने नागरिक हैं, जो भारतवंशी हैं, जो विदेशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देश में आप देखिए 1947 में हिंदुओं की कितनी आबादी थी, आज वो आबादी घटकर कहां चली गई है। ठीक है प्रफुल्ल जी, उन पर प्रताड़ना की बातें हम सुनते हैं। ठीक है प्रफुल्ल जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रफुल्ल जी कर देना चाहता हूँ जी कि ममता बनर्जी जो इलीगल माइग्रेंट है उनको बाहरी नहीं मानती, लेकिन प्रताड़ित होकर आए हैं उनको बाहरी मानती है। ये अंतर, मुझे लगता है ये अंतर समझना चाहिए। बांग्लादेश से ही आए होंगे, लेकिन ये ज्यादातर अनुसूचित जाति के लोग हैं, बलुआ समाज के लोग हैं। कौन? मैंने लगभग जितने लोग, नहीं, यहाँ तक कि जो पाकिस्तान से भी आए हैं, वर्तमान पाकिस्तान से भी आए, वो भी अनुसूचित जाति के लोग हैं। महवाल है, भिल है। और मजे की बात यह है, उनमें से 90% लोगों ने हमको ये बताया जब उनसे बात की कि भाई हमारे दादा दादी को तो ये पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ विभाजन हुआ है। हम तो भारत में ही रह रहे थे, ये तो 71 के बाद हमको पता चला कि ऐसा भी कुछ बात हुई थी। और जब 1992 के बाद उन पर अत्याचार हुए तो ये तो ज्यादातर 92 के बाद आए हुए हैं। तो ऐसे में हम पार्टीशन की जब बात करते हैं, विभाजन की बात करते हैं, तो बहुत लोग केवल 1947 की बात करते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि 1955 के बाद जो पूर्व पाकिस्तान में हुआ था, 1971 तक वो खेल चला। नहीं, 1950 का जो लियाकत समझौता है वो भी तभी हुआ जब वहां पर 1950-49 में जो दंगे हुए, उसके बाद जो 71 के 65 के युद्ध के समय दंगे हुए वहां पर, युद्ध के समय हुआ, 71 में हुआ, 92 के बाद हुआ। एक लंबी श्रृंखला है दंगों की। बात यह है, सिंपल सी बात यह है कि भारत ने अल्पसंख्यकों की रक्षा की गारंटी फुलफिल की। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान उसमें विफल रहा। उस विफलता के शिकार ये जो है हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, ये सारे पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हैं। जो मान लीजिए ये सारा तालिबान का कहर चला, और उसके कारण अफगानिस्तान से आए हुए सिख व्यापारी है, परिवार है। हमने देखा होगा गुरु ग्रंथ साहब को सर पर लेकर आए, तो भारत सरकार उनको कैसे कैसे लेकर आए। उनकी क्या गलती है?
उनको ठीक है। क्यों नागरिकता नहीं मिलनी ठीक है, चाहिए? और प्रफुल्ल जी, ममता प्रसन्न बनर्जी जैसे लोग जी, प्रफुल्ल जी। अपनी राजनीति के लिए उस राजनीति उनकी नागरिकता को क्यों विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल सही का बात कह रहे हैं। प्रसन्न जी के पास चलते हैं, कलकत्ता से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हैं। प्रसन्न जी, अभी क्या नजर आ रहा है, किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया जो आ रही है वो तो अभी आना शुरू हो गई। ममता का बयान हमने सुन लिया है, सुकांता का भी बयान हमने सुन लिया है, लेकिन आम जनता, आम मानस के बीच में किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्या कुछ विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं बंगाल में? देखिए प्रखर, एक बात समझ ले, मैं पूरे सबको बताना चाहूंगा कि आप संदेश खाली को एक एग्जाम्पल की रूप में देख ले जी। ये सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत के लिए कितना जरूरी था। यह संदेश खाली में मैं सीधी तरह से हिंदू मुसलमान बात करता हूं। ये संदेश खाली में हम हजारों बार इसी तरह की लाइफ में बताया कि वहां पे मुसलमानों की संख्या मेजॉरिटी है। बिल्कुल। अगर भारत में रहते हुए यहाँ की हिंदू, जहां पे मुसलमान मेजॉरिटी हो जाते हैं, वहां पे अगर चीफ मिनिस्टर या जो सरकारी दल है वो संरक्षण करते हैं वहां की मेजॉरिटी मतलब मुसलमानों का और वहां की हिंदुओं का ऐसा हाल बन जाते हैं, तो कितना जरूरी था ये सीएए। जो लोग उस देश में रहते हैं जहां पे मुसलमान मेजॉरिटी में है, जहां पे इन लोगों का उत्पीड़न का कोई कहानी बाहर नहीं निकल के आते हैं। इन लोग संदेश खाली में अगर इस तरह की उत्पीड़न का शिकार होते हैं तो वहां पे किस तरह की उत्पीड़न का शिकार हुए हैं पिछले 1950 से लेकर 1971 तक या 1992 में 1992 में। तो ये बात को समझना चाहिए कि क्या जरूरी है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि 1947 में बांग्लादेश में 1947 में बांग्लादेश में जो पूर्वी पाकिस्तान था तब, और वर्तमान बांग्लादेश में 30% हिंदू थे, आज 7 से 8% बचे हुए हैं। हम चलते हैं सीधे हमारे संवाददाता ऋषि कुमार के पास जो दिल्ली के मजनू टीला में मौजूद हैं। और ये मजनू टीला है जो हम दर्शकों को बता दें, यहां पर बड़ी तादाद में पाकिस्तान से सताए हुए आए हुए हिंदू लोग रहते हैं। ऋषि कुमार जी, आपकी कोई बातचीत हुई है किसी पाकिस्तानी शरणार्थी से, हिंदू शरणार्थी से? उनको जब इस बात की जानकारी मिली तो उनके बीच में किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है? हाँ, हमारी प्रखर कुछ लोगों से बात हुई और इस बात को हम देख सकते हैं कि जब ये फैसला आया तो सभी ने इस बात को सराहा, क्योंकि लंबे समय से वो इस बात की मांग कर रहे थे कि उन्हें जिस तरीके से अपना मुल्क, जिसको कि वो पहले पाकिस्तान कहते थे, अगर छोड़कर यहाँ आना पड़ा, और ये उनका पुराना मुल्क है, यानी कि उनका असली मुल्क यही है, और यहाँ अगर उन्हें संरक्षण नहीं मिलेगा, नागरिकता नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ जाए वो। और इसी बात को लेकर वो यहाँ पर बड़ी तादाद में मजनू का टीला पर रह भी रहे हैं और इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कानून तो बन गया लेकिन नोटिफिकेशन कब होगा। लेकिन अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब उनके लिए एक तसल्ली का पल है कि अब कम से कम उन्हें उनके सभी अधिकार मिल पाएंगे एक नागरिक के तौर पर, जो कि सभी को भारत में प्राप्त हैं। निश्चित तौर से उनके लिए ये खुशी का सबब है और इसमें उन्होंने सरकार का तो सिर्फ धन्यवाद किया ही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे अधिकारों को लेकर अगर कोई इस मामले में गलतफहमी फैलाता है तो वो इस दुष्प्रचार को ना करें, क्योंकि ये हमारे अधिकारों को देने वाला है, हमें नागरिकता देने वाला है, ना कि किसी को नुकसान। निश्चित तौर पर उन्होंने जो पाकिस्तान में भुगता है उसकी पीड़ा से वही लोग समझ सकते हैं। मुंबई में हमारे साथ मौजूद है, मुंबई से जुड़ चुके हैं योगेश शीतल। योगेश शीतल, अभी तक मुंबई में किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था 2019 में मुंबई में काफी आंदोलन हुए थे। ठीक है, योगेश हमारे साथ अभी नहीं है। फिलहाल मुझे एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि 2024 में जब नोटिफिकेशन जारी हो रहा है तो बार बार हमें तस्वीरें याद आ रही हैं 2019 की। आखिर 2019 में किसने भड़काया था सीए विरोधी आंदोलन? इस पर हम चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a kick. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। अगर
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। तो पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग SIP में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अरे भाई जल्दी करो, देर हो रही है। वहां सब हमारी क्या हुआ? अरे भाई तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब औदा जो बढ़ने वाला है बहू के आने से। खुशी के आंसू है। बहू अपने खुद के घर में जो आ रही है, मेरा तो ना सपना ही पूरा हो गया। लेकिन सिर्फ अपना नहीं, हमारे जैसे 4 करोड़ परिवारों का घर का सपना पूरा हो गया है। और गारंटी है अब हमारे देश में हर किसी के सर पर छत होगी। क्या गारंटी दे रहे बाबा? मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ओ मोदी की गारंटी। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नागरिक संशोधन कानून जो है, जिसे हम CA के नाम से जानते हैं, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यानी CA लागू होने का अब रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है और इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हमने देखा कि दिल्ली और कलकत्ता में जश्न मनाया जा रहा है उन नागरिकों के द्वारा जो पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत में आए थे। उन्हें उम्मीद जागी है कि उन्हें नागरिकता मिलेगी। वहीं ममता बनर्जी जैसे लोग भी हैं, ऐसे नेता भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। इनका आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा, क्या नजारा हमको देखने को मिल सकता है, राजनीतिक तौर पर हमें क्या सब चीजें देखने को मिल सकती है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राम कृपाल जी, जब हम 2024 के घड़ी में जब हम बात कर रहे हैं और CA का जो नोटिफिकेशन आ गया है, तो रह रहकर हमें 2019 की तस्वीरें याद आती है। हमने देखा था कि किस तरह से शहर दर शहर किस तरह से देश को जलाने की कोशिश हुई। शाहीन बाग जैसे मैं उसको अड्डा ही कहूंगा, अड्डे बना लिए गए थे और पूरी तरह से एक तरह से देश को जो है कैप्चर करने की और देश को एक तरह से जो है बंधक बनाने की कोशिश की गई। लेकिन 2024 में भी उस तरह की चीजें नजर नहीं आ रही हैं। तो अगर हम जाएं पीछे तो 2019 में क्या वजह थी जो इस तरह का माहौल बना दिया गया था और 2024 में क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है? देखिए 2019 में कुछ शातिर दिमाग, उनको ये मालूम था कि CA जो है वो किसी की नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है जी। लेकिन उन्होंने क्या किया, कैसे भड़काया था कि पहले ये CA लाएंगे और उसके बाद ये NRC लागू करेंगे और जब NRC लागू करेंगे तो उसमें जो जबरदस्ती घुसपैठिए आए हुए हैं उनकी पहचान हो जाएगी। लेकिन जो हिंदू, सिख, जैन है, ये चूंकि CA के हिसाब से इनको मान्यता मिल जाएगी नागरिकता, ये उन्होंने फैलाने की कोशिश की। देखिए, कहने का मतलब ये है, मैं आज भी कहूं कि जो घुसपैठिया है उसको बचाइए और जो शरणार्थी है उसको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। ये खेल आज ममता जी ने थोड़ा सा, अगर आप उनकी लैंग्वेज सुनेंगे, जैसा कि मुझे आपके संवाददाता ने बताया है, उन्होंने कहा है कि अगर भेदभाव हुआ जी, इसका मतलब है कि पहली जो उनकी थी कि बिल्कुल लागू नहीं होने देगा, अब उनको समझ में आ रहा है कि देश का कानून है, वो रोक नहीं सकती हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर भेदभाव हुआ तो कानून कोई भेदभाव क्यों करेगा? तो भेदभाव का पैरामीटर तो दूसरा है ना ममता बनर्जी का। वो तो ये कहती है कि रमजान के अंदर कोई मुसलमान कभी कोई गलती नहीं कर सकता। उनके तो बयान आप देख सकते हैं। सवाल इस बात का है कि ये कानून किसी मुसलमान को कहाँ जा रहा है उसके पास?
लेकिन वो ये कह सकती है कि भैया पाकिस्तान के मुसलमानों को नागरिकता क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, वो तो किसी भी हद तक जा सकती है तुष्टीकरण में। सवाल इस बात का वो भी है, अगर कोई मुसलमान नागरिकता अप्लाई कर सकता है उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। बिल्कुल, अदनान सामी को सीए आंदोलन 2019 जब चल रहा था तब मिली थी। सवाल इस बात का है कि ये जो चीज है इसमें तो जो अप्लाई करेगा ये अपने आप किसी को ना हटा रहा है ना किसी को अपना रहा है। जो अप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे हैं, वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी भारतवर्ष का है वो अप्लाई करेगा, उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा और दिया जाएगा। ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें कहीं से कोई विरोध करने का कोई मामला उठता ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि विरोध करने का मामला नहीं उठता है। प्रफुल्ल जी हमारे साथ है। प्रफुल्ल जी, अगर हम 2019 की बात करें, रामकृपाल जी कह रहे हैं कि विरोध करने का कोई मामला बनता नहीं है। बात बहुत, कोई आम व्यक्ति भी समझ सकता है कि ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। लेकिन हम 2019 की अगर क्रोनोलॉजी की बात करें तो अगस्त के महीने में 370 हटाया जाता है, फिर ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाया जाता है, फिर नवंबर में सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाता है और उसके ठीक एक महीने बाद, भला फैसला 8 नवंबर को आता है और 8 दिसंबर को देश सीए आंदोलन की आग में जलना शुरू हो जाता है। क्या इन सारी घटनाओं का संबंध उस पिछले सीए आंदोलन से था 2019 में? जी प्रखर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि उससे भी पहले जाऊंगा, 2019 के चुनाव से ही जी एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास शुरू किया था। आप भी जानते हैं जिस तरह से एक खिलाफती मानसिकता, और इसीलिए मैंने भी उस समय लिखा था खिलाफत 2.0, उस मानसिकता को पनपने का, एक विभाजनवादी सोच को खड़ा करने का। और इसलिए एक शाहीन बाग नहीं था, देश में ऐसे कितने सारे शाहीन बाग खड़े किए थे जहां पे रास्ते रोके गए थे, पब्लिक स्पेसेस को ऑक्यूपाई किया गया था, और इतने भड़काऊ भाषण वहां पे हुए थे। तो इन सारे इसका एक तरह से भारत में जो वेटो सिस्टम चल रहा था वोट बैंक का, वो 2019 के चुनाव के नतीजों ने उस पर एक तरह से मोहर लगा दी कि अभी ये नहीं चलेगा। दूसरा, एक विल पावर होती है तो 370 जैसा जो भेदभावपूर्ण संविधान के पूर्णतः विरोध में 35A जैसा प्रावधान बन जाता है, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसका एक उदाहरण हुआ। उसको भी दुर्भाग्य से हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की गई। वो तो संविधान सबको लागू करने का था, लेकिन उसको भी उसी तरीके से किया गया। फिर ट्रिपल तलाक का जेंडर वाला था, और इसको बिल्ड करते हुए, सिस्टमेटिकली बिल्ड करते हुए आपने देखा होगा उसके बाद जो भी फाइनेंशियल उसके ट्रांजैक्शन निकले, उसमें PFI का रोल, उसमें सारे ऐसे संगठनों का रोल, ये साफ साफ दिखाई दिया। मुझे लगता है एक इस बार हमको ये थोड़ा सा इस पर नजर रखनी चाहिए कि फिर ऐसी कोई ताकतें, ऐसे कोई संगठन इसके लिए तैयारी, तो क्योंकि अभी चुनाव का माहौल रहेगा और ऐसे में कोई भी गड़बड़ी। ठीक है प्रफुल्ल जी, समय का अभाव है और इस वक्त हमारे साथ आयशा खानम जुड़ी हैं बेंगलोर से। आयशा, संक्षेप में बताइए कि बेंगलोर में किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं इस वक्त, इस सीए अधिसूचना जारी होने के बाद? जी देखिए, ये बात साफ है कि ये जो कानून है, हर कोई बता रहा है कि ये कानून नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, लेकिन नागरिकता देने का कानून है। कि कर्नाटक में भी लगातार इस बात को लेकर एक माहौल बनाया गया था, एक ऐसा माहौल जहां पर मुसलमानों को डराया गया था कि जैसे ये कानून लागू होगा आपको डिटेंशन सेंटर्स में भेज दिया जाएगा। और उस वक्त जब कर्नाटक में बीजेपी सरकार थी तो ये कांग्रेस की तरफ से भी, उस वक्त कांग्रेस जब विपक्ष में था तो ये कह रहे थे कि डिटेंशन सेंटर्स बन गए हैं और मुसलमानों को सीए कानून लागू होते ही उन्हें वहां पर भेज दिया जाएगा। तो ये एक माहौल बनाया जा रहा है, खौफ का माहौल बनाया जा रहा है, इस तरह की प्रतिक्रिया दी जा रही है। तो जाहिर सी बात है ये एक भटकाने की बात जो है, भटकाने की राजनीति जो है और वोट बैंक की राजनीति के चलते कर्नाटक ही नहीं पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा। और जो शाहीन बाग में हमने अभी कर्नाटक सरकार की तरफ से, कर्नाटक कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि प्रियांक खड़गे जैसे नेता हैं वो अक्सर बहुत तेजी से प्रतिक्रियाएं देते हैं इस तरह के मुद्दों पर। जी अभी कर्नाटक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन मैंने बात की कुछ मंत्रियों से और मुख्यमंत्री के दफ्तर से, तो उनका ये कहना था कि ये जो सरकार ने कदम उठाया ये जल्दबाजी में उठाया। तो जाहिर सी बात है
उनका विरोध रहेगा ही। इस ठीक है, बात को चुनाव की टाइमिंग से उसको जोड़कर देख रहे हैं। गुवाहाटी से हमारे साथ देवाशीष हैं। देवाशीष, बंगाल के बाद अगर पूरे देश की नजर सीए के मामले को अगर जोड़कर देखा जाए तो असम पर लगी हुई है, और हेमंता विश्व शर्मा ने भी कह दिया है कि अगर किसी ने, कोई राजनीतिक पार्टी ने आंदोलन किया तो वो कोर्ट जाएंगे और उनकी मान्यता रद्द करवाने के लिए भी कोशिश करेंगे। हाँ, छात्र संगठन चाहे तो वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए हेमंता जी ने बात कही है। तो इस वक्त गुवाहाटी के अंदर क्या सरगर्मियां नजर आ रही हैं? देवाशीष, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है देवाशीष तक। आपको इस वक्त आपको ये बात बताना चाहता हूँ, लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम गुवाहाटी, आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है। अच्छा, कहा के जो रूल्स, हाँ, यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है। कुछ कुछ जगह पर यहाँ पे सेलिब्रेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, जगह जगह से हम लोग को खबर। ठीक है, ठीक है देवाशीष, मैं आपसे लगता है संपर्क स्थापित करने में थोड़ी समस्या आ रही है और समय का अभाव है, और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और आने वाला जो समय है, अगले 2-3 दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण होंगे भारत की राजनीति में, क्योंकि सीए को लेकर धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, और हो सकता है कि कुछ लोग, जो कि एक सामान्यतः ये नागरिकता देने का कानून है, लेकिन कुछ लोग भड़काने की कोशिश करेंगे। लेकिन 2019 में जो लोगों से गलतियां हो गई हैं, 5 साल अब हो चुके हैं, लोगों को भी समझ में आ रहा है कि इस कानून से किसी का नुकसान नहीं है, बल्कि जो वादा हमारे पूर्वज नेताओं ने किया था पाकिस्तान में रह गए अल्पसंख्यकों से, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों से, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों से, वो 7 दशक बाद वो वादा पूरा करने का कानून ही सीए का कानून है। धन्यवाद, देखते रहिए डीडी न्यूज।